Okay, welcome class to this design of mechanical drives, design of spur gear drives to be specific. Good morning to all of you. Let me start sharing the PDF. Okay, I would go for entire screen. Okay, allow. Okay. Okay, is my PDF visible? Can any one of you please confirm? You can unmute your audio and reply. Okay, thank you. Okay, this is page number 171. Right. So, okay, one more minute and then we will start with the lecture, right? आप लोग वॉल पे मैं जो इंस्ट्रक्शंस लिखता हूँ वो पढ़ते हैं कि क्या, कि ऐसे ही बस मैं लिखता हूँ पढ़ता नहीं है कोई, कि क्या स्टेटस क्या आप लोग पढ़ते हो प्रॉपरली उसको? ओके, नाइस टू नो, बिकॉज बहुत बार वो व्हाट्सएप से अच्छा अगर अपने पास वो एक अच्छा तरीका है जिससे मैं आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ, तो आई थिंक वी शुड यूज इट एंड दैट्स व्हाई आई मेक यूज ऑफ क्लासरूम वॉल वेरी मच. उस पर फाइल अपलोड करना हो, नोट्स अपलोड करना हो, एक आध आपको वीडियो भेजना हो. टुडे what I'm going to do is I'll be uploading all the practical videos. एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डे बिफोर आई विल पोस्ट दैट यूट्यूब लिंक इन योर क्लासरूम वॉल एंड लाइकवाइज आई कैन आस्क यू टू वॉच इट फर्स्ट एंड देन ज्वाइन मी, क्योंकि मैं अगर अभी वीडियो प्ले करता हूँ स्क्रीन पे तो आपको ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी, आपको वीडियो दिखता नहीं है. दैट वी हैव ट्राइड. तो क्लास में मैं लाइव में आपको नहीं वीडियो दिखा सकता, वो मुझे अटैच करके आपको भेजना ही पड़ेगा. हाँ, वो नहीं जमता है, हमने देखा करके उसको, वो नहीं जमता है वैसा करने को. तो आइदर मैं उसको ड्राइव में डाल के आपको डाउनलोड करके देखने बोलूँ या फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड करके आपको लाइव यूट्यूब पे देखने बोलूँ. दो तरीके हैं. मैं ड्राइव पे उसको अपलोड कर चुका हूँ, कुछ 600 MB के वगैरह वीडियोज है, 9 वीडियोज प्रैक्टिकल वाले. एंड टुडे आई विल बी पोस्टिंग देम ऑन यूट्यूब ऑल्सो मोस्ट प्रोबेबली. तो आप वहां पे भी लिंक करके जैसे भी आपको फिजिबल लगे, मैं दोनों तरीके से आपको पोस्ट करूंगा और जो भी आपको फिजिबल लगे आप वहां पे ये कर सकते हो. ओके, विद दैट लेट अस स्टार्ट विथ वेयर वी लेफ्ट इन द लास्ट क्लास, राइट? सो कल का अगर हम लोग लेक्चर छोड़ देते हैं तो एक मिनट, आई थिंक देयर इज नो नीड ऑफ माय वीडियो बिकॉज व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग, सो आई विल स्टॉप इट. And as and when required, I'll switch it on, right? It will save our bandwidth. Okay. So, yesterday, or rather day before yesterday, we reached to the step number 9. Let me make it full screen. Step number 9. Okay. Is it visible properly? Class? Okay. Okay. So ये स्टेप नंबर 9 तक के हम पहुंचे थे. हमने स्टेप नंबर 9 में थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ. हमने अब तक क्या किया. हमने अब तक टूथ प्रोफाइल सिलेक्ट किया, उसके बाद में हमने मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन वो टेबल में से पिकअप किए. उसके बाद में हमने नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर निकाले. उसके बाद में हमने पिच डायमीटर ऑफ पिनियन, पिच डायमीटर ऑफ गियर इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल निकाला. उसके बाद में हमने पिच लाइन वेलोसिटी निकाली पिनियन की इन मीटर पर सेकेंड. देन वी फाउंड आउट डिजाइन पावर PD बाय मल्टीप्लाइंग PR into KL. उसके बाद में
हम लोगों ने व्हाट डिड वी डू, उसके बाद में हम लोगों ने एफ टी निकाला, टूथ लोड, दैट इज पीडी अपॉन वीपी, अगेन एफ टी बी इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल निकला। उसके बाद में हमने एफ बी फाइंड आउट किया, एफ बी इज बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द टूथ, वेयर एज एफ टी इज टूथ लोड। उसके बाद में हमने स्टेप नंबर 9 में लिमिटिंग कंडीशन में मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टेप नंबर 9 में लिमिटिंग कंडीशन में हमने एफ टी और एफ बी को इक्वेट किया सो एज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉड्यूल। वैल्यू ऑफ मॉड्यूल अपने को 3.64 कैलकुलेट हुई, ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, सो हमने टेबल नंबर 16-7 में से स्टैंडर्ड वैल्यू पिकअप की जो 3.64 से ज्यादा हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको एक नोट भी बताई थी कि यू हैव टू राउंड इट अप ऑलवेज, यू हैव टू राउंड इट अप ऑलवेज। अगर अपने कैलकुलेशन से अपने मॉड्यूल की वैल्यू 3.1 भी आई होती, 3.01 भी आई होती, तो भी हम लोग 3 नहीं ले सकते थे, हमको 4 ही लेना था। दूसरी चीज मैंने ये बताई थी कि आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ मॉड्यूल से उसको सिलेक्ट करना है। लेट मी शो इट टू यू इन द पीडीएफ। जो स्टैंडर्ड फर्स्ट चॉइस जो होती है, प्रिफर्ड चॉइस, उसमें से ही अपने को मॉड्यूल पिकअप करना है। अगर इसमें से अपने पास मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है, देन ओनली वी गो टू सेकंड चॉइस। बट इफ इट इज अवेलेबल हियर, जो कि हमेशा अवेलेबल होता है, एटलीस्ट आपके आईटी मेन्यू के प्रॉब्लम के हिसाब से अवेलेबल होता है, तो वी विल ऑलवेज प्रिफर द प्रिफर्ड चॉइस ऑफ recommended module values, right? This is something that you have to keep in mind. Okay, moreover, let us go to step number 10 now. Step number 10 mein, now that we have the value of module with us, we can find actual values of pitch diameter of pinion, pitch diameter of gear, tooth load, velocity factor, पिच लाइन वेलोसिटी ऑफ पिनियन। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो पीसीडी ऑफ पिनियन वाज इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल, पीसीडी ऑफ गियर ऑब्वियसली वाज इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल, एफटी वाज इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल, एफटी इज टूथ लोड, वेलोसिटी फैक्टर वाज इन टर्म्स ऑफ वीपी, पिच लाइन वेलोसिटी, विच अगेन वाज इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल। तो हम लोग स्टेप नंबर 10 में ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। डीपी इज इक्वल टू टीपी इंटू एम, हम इसके पहले लिख चुके हैं, तो डीपी की वैल्यू टीपी इज 19 इंटू मॉड्यूल इज 4, तो 76 mm मिल गया। डीजी अपने को टीजी इंटू एम मिल गया, टीजी वॉज 57 जो अपन ने स्टेप नंबर 2 में शायद कैलकुलेट करे थे, तो वहां से अपने को डीजी मिल गया, दिस इज पीसीडी ऑफ गियर। फिर अपने को एफटी का वैल्यू 21.853 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मॉड्यूल था, तो यहाँ से मॉड्यूल की जगह पर 4 रख देंगे तो एफटी की वैल्यू मिल जाएंगी 5463.25 न्यूटन। उसके बाद में हमको पिच लाइन वेलोसिटी हमको पता था कि 1.43 मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूल आया था, तो पिच लाइन वेलोसिटी भी अपने को मॉड्यूल की जगह 4 रख के 1.43 इंटू 4 इज इक्वल टू 5.72 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू अपने को मिल जाती है। ठीक है, अभी बचा अपने पास सीवी। सीवी देखिए टेबल नंबर 16-3 के हिसाब से, लेट मी शो दैट टेबल टू यू। टेबल नंबर 16-3 आपने अगर क्लास किया होगा, आपको याद होगा, तो हमने सीवी का वैल्यू जो क्लास ऑफ गियर है वो कमर्शियली कट गियर क्लास 1 ये एज्यूम किया था पहले, जब हम वीपी निकाल रहे थे, एफबी निकाल रहे थे तब। तो इसके हिसाब से, कमर्शियली कट गियर के हिसाब से सीवी का जो फॉर्मूला है वो 3/3 प्लस वीपी अपने को दिख रहा है। ठीक है, नाउ 3/3 प्लस वीपी, नाउ डू वी हैव द वैल्यू ऑफ वीपी? यस, वी हैव द वैल्यू ऑफ वीपी विद अस 5.72 मीटर पर सेकंड। अभी अपने को करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हमको सीवी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू आती है 0.344, जबकि अपन ने एज्यूम्ड वैल्यू थी 0.3। हमने एफबी निकालते वक्त जो सीवी की वैल्यू एज्यूम की थी, दैट एज्यूम्ड वैल्यू वाज 0.3, whereas the calculated value came out to be 0.344। आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि ये दोनों वैल्यूज में से जो हायर वैल्यूज रहेगी, जो हायर वैल्यू रहेगी, आइदर दो ही कंडीशन हो सकती है, अपना एजम्पशन हायर साइड पे हो सकता है या फिर जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हायर साइड पे हो सकती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी दो में से हायर वैल्यू रहेगी वो अपने को एफडी के अगले वाले इक्वेशन में यूज करनी है, या फिर दैट वी विल द हायर वैल्यू वी विल कंसिडर इट एज द फाइनल वैल्यू, राइट। ये नोट्स है जो आप पढ़ सकते हो। ये जो चेक है एफडी ग्रेटर देन एफटी, पिनियन विल बी सेफ इन बेंडिंग, ये नोट है, ये आपको लिखना है, बिकॉज दिस चेक एफडी ग्रेटर देन एफटी, दिस चेक वी विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट मतलब कमिंग स्टेप, राइट। मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 11। अभी देखो स्टेप नंबर 11 में बेसिकली अपने को
फेस विड्थ निकालना है। स्टेप नंबर 11 में बेसिकली अपने को फेस विड्थ निकालना है। माइंड यू अपन ने ये चीज कल पढ़ चुके हैं, बट कल अपना एक दो बार थोड़ा सा कनेक्शन ड्रॉप हुआ, उसकी वजह से कुछ बच्चे फिर से ज्वाइन नहीं कर पाए। तो मैंने जिस तरह से वॉल पे लिखा हुआ था कि कल जो हमने पढ़ा वो मैं फिर से एक बार हम लोग वही स्टेप्स पढ़ेंगे करके। तो आई एम कीपिंग माई प्रॉमिस ओवर दैट, दैट्स व्हाई वी आर अगेन गोइंग थ्रू द सेम स्टेप्स, राइट। अभी हमने पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर, दैट इज डीपी एंड डीजी, उसके बाद में सीवी, उसके बाद में वीपी, उसके बाद में और क्या निकाला हमने ऊपर, वी फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ एफटी ऑल्सो, ये सब तो निकाल लिया। बट अभी भी जो फेस विड्थ है, वो फेस विड्थ का फाइनल वैल्यू अपने पास आया नहीं है। फेस विड्थ का अपने पास फाइनल वैल्यू नहीं आया है। तो हम क्या करते हैं फेस विड्थ निकालने के लिए? आप देखो ये पूरे में से एसओ का फाइनल वैल्यू अपने पास है, वाईपी का अपने पास फाइनल वैल्यू है, सीवी का अपने पास फाइनल वैल्यू है, मॉड्यूल का अपने पास फाइनल वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड में एफटी का अपने पास फाइनल वैल्यू है। अपने पास सिर्फ दो फाइनल वैल्यूज नहीं है, एक है एफबी और एक है फेस विड्थ बी। ये दो फाइनल वैल्यूज अपने पास नहीं है। अगले स्टेप्स में हम यही करेंगे। ये स्टेप में हम फेस विड्थ का वैल्यू निकाल रहे हैं और उसके अगले स्टेप में हम लोग एफबी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अगेन जैसे हमने मॉड्यूल निकालते वक्त लिमिटिंग कंडीशन लगाई थी एफटी इज इक्वल टू एफबी, वैसे फेस विड्थ निकालने के लिए भी हम लोग लिमिटिंग कंडीशन लगा सकते हैं और लिमिटिंग कंडीशन होती है एफटी इज इक्वल टू एफबी। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ एफटी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम 5463.25 जो हमने यहाँ पे निकाली हुई वैल्यू है एफटी की 5463.25, ये यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने 5463.25 लिख लिया, राइट हैंड साइड में हमने एफबी का फॉर्मूला लिखा, एफबी इज बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द टूथ, और उसमें एसओसीवी वाईबीएम ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। एसओ की वैल्यू 456 अपने को पता है, हमने मटेरियल सिलेक्ट किया, उसमें से पता चली। वाई की वैल्यू वाईपी अपन ने सिलेक्ट की थी 0.33, बी को एज इट इज लिख दिया, सीबी हमने 0.344 लिया और मॉड्यूल अपन ने 4 लिखा। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे फेस विड्थ की वैल्यू मिलती है 26.38 कैलकुलेशन से, ठीक है। नाउ लेट मी ब्रिंग यू बैक टू अवर एजम्पशन। यहां से हमने, इफ यू रेफर टू टेबल नंबर 16-6, तो यहां पे फेस विड्थ का वैल्यू का रेंज हमने देखा था कि 8.5 टाइम्स मॉड्यूल से लेकर 12.5 टाइम्स मॉड्यूल के बीच में। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं, 8.5 टाइम्स मॉड्यूल से लेकर, लेट मी ब्रिंग इन कैलकुलेटर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो जो रेंज था हमारा, इट वाज बिटवीन 8.5 टाइम्स मॉड्यूल से लेकर 12.5 टाइम्स मॉड्यूल। इसका ये मीनिंग होता है कि आपकी जो फेस विड्थ की वैल्यू है, it should not be less than this 8.5 times module and it should not be greater than 12.5 times module, बराबर। The range means कि जो मिनिमम वैल्यू है उससे कम नहीं चाहिए और जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो अभी जो अपने पास कैलकुलेटेड वैल्यू आई है फेस विड्थ की 26.38 mm, वो अपने को चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू उस रेंज में बैठती है कि नहीं है। तो मैं आपके सामने एक कैलकुलेटर लाने की कोशिश कर रहा हूं, बट वो आ नहीं रहा है। लेट मी चेक। Oh, somehow I'm not able to bring in calculator. Let us do it in Google. 8.5 multiplied by 4. क्या आया अपने पास? 34. That means 34 is the minimum value of face width that we should have. यहां से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग आई एम शोइंग इट टू यू। 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आता है? 50। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी जो फेस विड्थ की वैल्यू है उसकी रेंज 34 mm से 50 mm तक के है? यस, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ फेस विड्थ शुड लाई बिटवीन 34 to 50 mm। इसका मतलब ये भी है कि आप कोई भी रैंडम वैल्यू, ध्यान से सुनना मुझे, आप 34 से लेकर 50 तक के कोई भी रैंडम वैल्यू आपके डिजाइन प्रोसेस के लिए सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस पे प्रणय टेटे का कल एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सर हमने एजम्पशन में तो 10 टाइम्स मॉड्यूल लिया था। बिल्कुल सही। आप देखिए, जब हमने लेट मी शो दैट टू यू, जब हमने एफबी का फॉर्मूला लिखा था, यहां पे था क्या? हाँ, देखिए यहाँ पे जब हमने एफबी का फॉर्मूला लिखा था तब हमने बी का वैल्यू 10 m लिया था, बट ये हमारा एजम्पशन था। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं?
नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द फाइनल वैल्यू ऑफ फेस विड्थ। अब ये जो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि नाउ सिलेक्टिंग फेस विड्थ इज इक्वल टू 8.5 टाइम्स मॉड्यूल, यू कैन ऑल्सो राइट नाउ सिलेक्टिंग फेस विड्थ इज इक्वल टू 10 टाइम्स मॉड्यूल, इट विल बी करेक्ट, गलत नहीं रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे 8.5 टाइम्स मॉड्यूल से लेकर 12.5 टाइम्स मॉड्यूल तक के कोई भी वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते, राइट। पर अपने को ये चीज तो पता चल गई कि ये वैल्यू काम नहीं करेगी। क्यों नहीं काम करेगी? क्योंकि मिनिमम वैल्यू से ये कम है। तो मिनिमम कितना रहना चाहिए? 26.38 अगर अपना आंसर आ रहा है तो मिनिमम 34 mm तो रहना चाहिए। तो हमने क्या किया, 34 mm वैल्यू सिलेक्ट कर ली फेस विड्थ की। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, ध्यान से सुनना, कि अगर ये वैल्यू 36 mm आ गई रहती, अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू 36 mm आ गई रहती फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हमने फिर से इसको एज्यूम करने की जरूरत पड़ी रहती? क्या नहीं पड़ी रहती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो अगर यहाँ पे 36 mm वैल्यू आई रहती कैलकुलेटेड वैल्यू, तो ऑलरेडी वो वैल्यू अपनी जो रेंज है 34 mm से 50 mm 8.5 टाइम्स मॉड्यूल से लेकर 12.5 टाइम्स मॉड्यूल, इसके बीच में ऑलरेडी आ रही है वो वैल्यू। तो हमको जरूरत नहीं है उसको कम या फिर ज्यादा करने की, राइट। अब तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि 12.5 टाइम्स मॉड्यूल से ज्यादा आया तो क्या, 12.5 टाइम्स से ज्यादा आया तो क्या। तो ये कंडीशन में आपका प्रॉब्लम फेल हो जाता है। देयरफॉर आरटीएमएनयू में सच क्वेश्चन विल नॉट बी यूज जहां पे आपका फेस विड्थ का कैलकुलेशन 12.5 टाइम्स मॉड्यूल से ज्यादा आ रहा है। सो रेस्ट एश्योर्ड, आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है फेस विड्थ की, वो एक तो रेंज से कम आएगी या फिर रेंज के बीच में आएगी। क्लियर है? ओके, सो ये स्टेप नंबर 11 में अभी अपने पास फेस विड्थ की भी वैल्यू आ गई। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, continuing in step number 11 itself, we now find out the final value of FB. Continuing in step number 11 itself, we now find, the final value of FB. Why do we have to find out final value of FB? क्योंकि अपने को ये चेक परफॉर्म करना है। ये जो चेक आपको दिख रहा है FB greater than FT, ये एक डिजाइन चेक है जो अपने को स्टेप नंबर 11 में फुलफिल करना होता है। तो FB का अभी सारी वैल्यूज अपने पास आ गई क्या? SO की वैल्यू अपने पास है क्या? है। मैं फॉर्मूले के हिसाब से आपको दिखाता हूं। फॉर्मूले के हिसाब से FB का जो फॉर्मूला है, हाँ, FB का फॉर्मूला है अपने पास SOCV BYM। अपने पास SO की वैल्यू है क्या? SO बेसिक स्ट्रेंथ है। हाँ, अपने मटेरियल सिलेक्ट कर लिया 456 मेगा पास्कल, वी हैव द वैल्यू ऑफ SO विद अस। सीवी अपन ने कैलकुलेट किया क्या? हाँ किया। पहले अपन ने एज्यूम किया था 0.3, कैलकुलेटेड वैल्यू आई 0.344, तो हमने सीवी की वैल्यू हायर वैल्यू ले ली 0.344। अपने पास फेस विड्थ है क्या? हाँ, स्टेप नंबर 11 में ही अपन ने फेस विड्थ निकाल लिया। अपन ने एज्यूम किया था 10 टाइम्स मॉड्यूल, बट अपने को पता चला कि 8.5 टाइम्स मॉड्यूल सफिशियंट है। तो हम लोगों ने 8.5 टाइम्स मॉड्यूल के हिसाब से या जो भी वैल्यू आती है मिनिमम रेंज वाली वैल्यू, वो इसमें फेस विड्थ की भी वैल्यू फाइनल कर ली। y है मॉडिफाइड लुईस फॉर्म फैक्टर, अपने को पता चला कि y इज इक्वल टू yp लिखना है, तो yp भी अपन ने लिख लिया और मॉड्यूल की वैल्यू भी अपने पास आ गई। सो देयरफॉर आई कैन नाउ फाइंड आउट द फाइनल वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेंथ। तो 456 इंटू ये 0.33 जो है वो CV का नहीं काय का वैल्यू, ये एक मिनट, yp का वैल्यू है। दिस इज फेस विड्थ, दिस इज द CV एंड दिस इज द मॉड्यूल। तो इसके हिसाब से अपने को FB का वैल्यू मिलता है 7040.05 न्यूटन। नाउ यहाँ पे एक डिजाइन चेक करना है वेदर द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ FB इज ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ FT और नॉट। नाउ कीप इन माइंड द वैल्यू ऑफ FB इज 7040, whereas the calculated value of FT had come to be equal to, आप देख सकते हैं यहाँ पे it was 5463.25 न्यूटन, जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं it was 5463.25 न्यूटन। एंड देयरफॉर यहाँ पे एक अपना डिजाइन चेक फुलफिल हो गया, और डिजाइन चेक ये था कि द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ FB दैट इज बेंडिंग स्ट्रेंथ is greater than the actual value of stress that is coming on the tooth load, that is FT, and therefore our pinion is safe in bending, right? And if pinion is safe, it is quite obvious that the gear is also safe in bending, right? Okay, now मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी यही चीज बोलूंगा कि इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 10 और 12 मार्क्स, तो स्टेप नंबर 11 तक करके छोड़ देना है। इफ
पर गियर डिजाइन प्रॉब्लम इज आस्क्ड फॉर 10 से लेकर 12 मार्क्स तक के लिए पूछा गया, तो आपको स्टेप नंबर 11 तक के करके छोड़ देना है, बट ऐसा पूछा नहीं जाता है। ये न्यूमेरिकल मिनिमम 16 से लेकर 20 मार्क्स तक का पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अपने को आगे की भी स्टेप्स करना जरूरी है, राइट। सो कमिंग टू स्टेप नंबर 12, step number 12 is calculate dynamic load by Buckingham's equation, and for this you have to refer table 16-1, 16-4, figure number 16.1 and figure number 16.2. So let us find out कि डेटा बुक में अपने पास ये डायनामिक लोड बाय बकिंघम इक्वेशन इसका फॉर्मूला अवेलेबल है। तो यस, इफ वी गेट बैक टू डेटा बुक अगेन, तो ये डायनामिक लोड एफ डी बेस्ड ऑन बकिंघम इक्वेशन, इसका ये फॉर्मूला अपने को दिखता है। दिस इज एफ टी जो अपन ने टूथ लोड कैलकुलेट किया प्लस 21 वीपी, दिस वीपी इज अवर पिच लाइन वेलोसिटी, सीईबी प्लस एफ टी डिवाइडेड बाय 21 वीपी प्लस अंडर रूट ऑफ सीईबी प्लस एफ टी। अब इसमें नोन वैल्यूज कौन सी है? एफ टी अपने को नोन है, ऑलरेडी अपने पास फाइनल वैल्यू है। वीपी अपने को नोन है, ऑलरेडी अपने पास फाइनल वैल्यू है मीटर पर सेकंड में। एफ टी अपने को नोन है, एफ टी तो चलो पता है। ये बी अपने को पता है कि ये फेस विड्थ है, तो ये नोन वैल्यू है। ये सी और ई क्या चीज है देखते हैं फॉर्मूले के नीचे। सी जो है वो डिफॉर्मेशन फैक्टर है। सी इज व्हाट? डिफॉर्मेशन फैक्टर, and it has to be selected from table number 16-4, and whereas E is our error in profile. E is what? Error in profile of gear tooth, और ये हमको निकालना है फिगर नंबर 16.1 से। फिगर टेबल नहीं, फिगर नंबर 16.1 से। तो सबसे पहले अभी ये फॉर्मूला हमने लिख लिया, एफ डी इज इक्वल टू एफ टी प्लस 21 वीपी ब्रैकेट में सीईबी प्लस एफ टी डिवाइड बाई 21 वीपी प्लस अंडर रूट ऑफ सीईबी प्लस एफ टी, ये तो हमने लिख लिया। अभी हम चलते हैं सी, डिफॉर्मेशन फैक्टर। एक मिनट, डिफॉर्मेशन फैक्टर है क्या ये? हाँ, डिफॉर्मेशन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए टेबल नंबर 16-4 पे। सो लेट अस मूव टू टेबल नंबर 16-4। 16-4 टेबल आ गया। डिफॉर्मेशन फैक्टर सी फॉर गियर्स। यहां पे देखो, मटेरियल्स ऑफ गियर इन मैश, ये एक कॉलम है। तो अपना पिनियन एज वेल एज गियर दोनों स्टील से बना हुआ है, तो ग्रे कास्ट आयरन एंड ग्रे कास्ट आयरन कैंसल आउट हो गया, ग्रे कास्ट आयरन एंड स्टील कैंसल आउट हो गया। स्टील एंड स्टील वैलिड है, पिनियन और गियर, पिनियन और गियर, पिनियन भी स्टील का, गियर भी स्टील का। तो हमको ये कॉलम में वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी। कौन से कॉलम में? स्टील एंड स्टील वाले कॉलम में। बाकी के कॉलम में 14.5 डिग्री इनवॉल्यूट, 20 डिग्री फुल डेप्थ, 20 डिग्री स्टब टिप। तो अपने को पता है अपना जो न्यूमेरिकल है वो बेस्ड है 20 डिग्री फुल डेप्थ पे। तो अपने हिसाब से सी की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए अपने को, जो दोनों कॉलम्स के हिसाब से मैच हो। तो ये आड़वा, ये उभा, तो उसके हिसाब से ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू और ये वर्टिकल वैल्यू 20 डिग्री फुल डेप्थ के हिसाब से अपने को वैल्यू मिलती है 11,800। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू टेबल नंबर 16-4 से सी की वैल्यू 11,800 है करके हमने यहाँ पे लिख ली। क्लियर? एम आई क्लियर? आई नीड सम फीडबैक। ओके, सो हमेशा ये 30 ही लोग ज्वाइन रहते हैं, 30 के ऊपर जाता ही नहीं अपना आंकड़ा कभी। एनीवे, चलो अभी ये जितने भी अननोन हैं, जो सी और ई अपना अननोन था, इसमें से सी अननोन तो अपने को मिल गया। अभी अपने को मिलना है ई। ई कहां से ढूंढने बोला है देखते हैं फिर से अपने डेटा बुक में। ई ढूंढने बोला है फिगर नंबर 16.1 में से। ई कहां से निकालने बोला है? 16.1 में से। तो चलते हैं, फिगर 16.1 ये है क्या? हाँ, फिगर 16.1। और इसके नीचे का कौन सा है? परमिसिबल एरर इन स्पर गियर 16.2। नाउ ये फिगर थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, थोड़ा सा आपका मेरे को ध्यान लगेगा इस चीज पे, क्योंकि ये एक ही बार सीखना है आपको। एक बार आपने सीख लिया कि इसके बाद में ये चीज आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। आप देखो, एक्स एक्सिस पे अपने पास मॉड्यूल है, एक्स एक्सिस पे अपने पास मॉड्यूल है। क्या अपने पास मॉड्यूल की वैल्यू फाइनल आ चुकी है? आ चुकी है। अपना मॉड्यूल कितना है? 4। व्हाट इज आवर मॉड्यूल? 4। लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोबेबल एरर इन एमएम, मतलब ई की वैल्यू, जो ये ई की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है ना, ये ई की वैल्यू, ये ई की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है वाई एक्सिस पे। और बीच में ये जो कर्व्स बने हुए हैं, ये कर्व्स काय के हैं? कमर्शियली कट गियर क्लास 1, केयरफुली कट गियर क्लास 2, प्रिसीजन गियर क्लास 3। इसका कुछ याद आ रहा है क्या अपने को? सीवी में अपन ने एज्यूम किया था कमर्शियली कट गियर क्लास 1, ये अपन ने एज्यूम किया था कमर्शियली कट गियर क्लास 1।
तो अपने को पता है अपना जो गियर है वो क्लास 1 का गियर है, तो अपने को देखना पड़ेगा कि ये जो 4 मॉड्यूल वाली लाइन है, ये जो 4 मॉड्यूल वाली लाइन है, ये इस कर्व को कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो अपन देख सकते हैं कि अगर ये 0.04 से 0.06 तक के है, तो ये रफली 0.05 पे इस कर्व को, कमर्शियली कट गियर वाले कर्व को, अपने मॉड्यूल की लाइन कट हो रही है। तो यहां से अपने को पता चलता है कि जो परमिसिबल प्रोबेबल एरर जो है ये ई की वैल्यू दैट इज 0.05, राइट। अब ये समझा क्या, ये मुझे बताइए आप। हेलो ओके, परमिसिबल एरर क्लियर हो गया। फिगर से कैसे निकालते हैं, तो अपने को मैं और एक बार बताता हूँ। एक्स एक्सिस पे अपने पास मॉड्यूल है, वाई एक्सिस पे अपने पास एरर है, और विद इन ग्राफ ये कुछ कर्व निकाले हुए हैं जो आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, पीडीएफ नहीं दिख रही है क्या विलास? तो डेटा बुक ओपन कर लो ना। डेटा बुक आपके सीरियसली किसी को भी नहीं दिख रहा है कि दिख रहा है अभी? चलो विलास, आई थिंक हाँ दिख रही है। हाँ ठीक है ठीक है, तो ऐसा नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए आपके सामने आप आपका डेटा बुक ओपन रखिए ना फिर। चलो ठीक है, वी विल कंटिन्यू। तो एक्स एक्सिस पे मॉड्यूल है, वाई एक्सिस पे अपने पास प्रोबेबल एरर है, और बीच में ये कर्व्स निकाले हुए हैं गियर ऑफ क्लास के। तो ये गियर ऑफ क्लास अपने मॉड्यूल के लाइन को 0.05 एरर के आसपास कट कर रहा है। तो यहां से अपने को पता चला कि जो एरर का वैल्यू है, ई का वैल्यू, वो 0.05 है। और उसके बाद में हमने क्या किया, ये सारी वैल्यूज हमने ये फॉर्मूले में एफ डी इज इक्वल टू एफ टी प्लस 21 वीपी ब्रैकेट में सीईवी प्लस एफ टी डिवाइड बाई 21 वीपी प्लस अंडर रूट ऑफ सीईवी प्लस एफ टी, इसमें हमने एज इट इज पुट कर दी। क्या किया हमने, यहाँ पे एफ टी की वैल्यू पुट की, यहाँ पे 21 वीपी की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू 11800 है वो पुट किया, और यहां से अपने को एफ डी की वैल्यू मिल गई। इट इज 16,417.41 न्यूटन, राइट। ये है अपना डायनामिक लोड। ओके, नाउ स्टेप नंबर 13 इज you have to calculate wear load और limiting wear strength। देखो ये जो हमने निकाला FD, it is dynamic load, and जो हम स्टेप नंबर 13 में निकाल रहे वो limiting wear strength है। हमेशा ध्यान में रखना कि लोड की वैल्यू, जो एक्चुअल लोड की वैल्यू है, वो स्ट्रेंथ की वैल्यू से कम रहनी चाहिए फॉर सेफ डिजाइन, कीप दैट इन माइंड। सो स्टेप नंबर 13 में हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं। ये इसी तरह से सिमिलर है जिस तरह से हमने एफबी और एफटी निकाला था। हमने पहले एफटी निकाला था, एफटी वाज आवर एक्चुअल टूथ लोड, उसके बाद में हमने लिमिटिंग स्ट्रेंथ निकाली और उसमें अपन ने डिजाइन चेक किया। यहाँ पे भी हम वैसे ही कर रहे हैं, हम एफडी निकाल रहे हैं विच इज एक्चुअल डायनामिक लोड, एंड वी विल बी कंपेयरिंग इट विथ द लिमिटिंग स्ट्रेंथ, राइट। तो अभी अपने को निकालना है लिमिटिंग वियर स्ट्रेंथ। तो इसका फॉर्मूला अभी डेटा बुक में अवेलेबल है क्या, देखते हैं। जी हाँ, देखिए, लिमिटिंग वियर स्ट्रेंथ एफ डब्ल्यू इन न्यूटन, यहाँ पे ध्यान में रखना थोड़ा सा, इन न्यूटन। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एफ डी इज इक्वल टू एफ डी न्यूटन में बोला है, तो ये जो वैल्यू अपनी मिली है 16,000 समथिंग, जो 16,000 समथिंग वैल्यू मिली है ये न्यूटन में मिली है, ठीक है। एफ डब्ल्यू के फॉर्मूला अपन देखते हैं डेटा बुक में। यहाँ पे भी ये बोला है कि आपने अगर ये फॉर्मूला यूज किया तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो न्यूटन में मिलेगी, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। नाउ the formula for FW, that is limiting wear strength, is DP. DP stands for 6 circle diameter of pinion. B stands for face width. K stands for load stress factor that has to be selected from 16-6. And Q stands for size factor, which depends on whether the gears are internal or external. जब तक न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं बोला हुआ है कि एक्सटर्नल गियर्स है, हम लोग बेसिकली एज्यूम करेंगे कि गियर्स इंटरनल गियर्स है। तो अपने लिए परमिसिबल फॉर्मूला कौन सा होगा, 2Tg अपॉन Tg माइनस Tp विल बी अवर फॉर्मूला फॉर साइज फैक्टर। तो अभी यहां से अपने को एक ही चीज अननोन है, और वो चीज है लोड स्ट्रेस फैक्टर। ये चीज अपने को अननोन है। तो लेट अस मूव बैक टू द फॉर्मूला फॉर FW। यहां से आप देख सकते हो कि Q का वैल्यू अच्छा, इसमें यहाँ पे अपन ने Q का वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया है अलग से। तो यू कैन डेफिनेटली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम 2Tg अपॉन Tg माइनस Tp।
यहाँ से अपने को Q का वैल्यू मिल जाएगा, DP का वैल्यू अपने पास अवेलेबल है 19 मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूल जो आता है 4 9 36 76 mm। B का वैल्यू अपन ने 34 mm लिया हुआ है अपने को पता है, और Q का वैल्यू यहाँ से कुछ तो भी मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे FW मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ K। क्या हो सकता है मुझे, आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ FW इन टर्म्स ऑफ K। तो यहाँ पे हमने वैसे ही किया हुआ है, वी फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग वेयर स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ K, क्योंकि DP B K Q इसमें से एक ही अननोन है अपने पास और वो है K। अभी अपने को K निकालना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं हम, अगेन इन लिमिटिंग कंडीशन वी कैन इक्वेट दिस FD जो हमने कैलकुलेट किया विथ FW। क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन oh sorry, did I say internal gears? Did I say internal gears? Sorry, हाँ internal नहीं। Okay, let me talk. Until and unless it is mentioned, जो हम लोग गियर डिजाइन कर रहे हैं वो एक्सटर्नल गियर्स होते हैं। प्लीज करेक्ट दिस ऑन योर एंड। जो हम लोग डिजाइन कर रहे होते हैं वो एक्सटर्नल गियर्स होते हैं until and unless it is mentioned otherwise in your न्यूमेरिकल। सॉरी, एक्सटर्नल इंटरनल गियर्स में थोड़ा मुझे ही कंफ्यूजन हो गया। तो हम लोग जो डिजाइन कर रहे हैं वो एक्सटर्नल गियर्स है, इंटरनल गियर नहीं है। तो लेट अस कम बैक टू द ओरिजिनल पीपीटी, ओरिजिनल पीडीएफ। तो क्या किया हमने, लिमिटिंग कंडीशन में FD को FW के साथ हमने इक्वेट कर लिया। क्या किया हमने, FD दैट इज डायनामिक लोड जो अपनी वैल्यू आई थी 16,417.41 को हमने 3876K से इक्वेट कर लिया। तो यहां से हमको K का वैल्यू मिला 4.23। क्या मिला हमको, 4.23 अपने को K का वैल्यू मिला। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, K का वैल्यू कैसे निकालना है, टेबल नंबर 16-6 से। So now let us go to table number 16-6. एक मिनट है। Now, what is the value of K that we got? 4.23। यहाँ पे गलती से 14-6 लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे आप रेक्टिफाई करना। कैन यू सी जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूं, हेलो, हाँ, यहाँ पे 14-6 लिखा गया है गलती से, इट शुड बी 16-6। थोड़ा सा वो चीज आपको ध्यान में रखना है। नाउ मूविंग टू टेबल नंबर 16-6, यहाँ पे हमको K की वैल्यू सर्च करनी है। K की वैल्यू अपने पास आ गई है ना, अभी K की वैल्यू अपने पास क्या आई है, 4.23। तो 4.23 या फिर इसके आसपास वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। देखिए कहां पे ढूंढेंगे हम लोग, 14.5 इन्वॉल्यूट में ढूंढेंगे क्या, नहीं, अपन ढूंढेंगे 20 डिग्री फुल डेप्थ में, राइट। तो यहाँ पे ढूंढते चलो 1.36, 2.41, 3.21, 4.123। क्या अपनी वैल्यू 4.123 से ज्यादा है, हाँ अपनी वैल्यू 4.23 है। तो 4.123 हम नहीं ले सकते, हम लोगों को लेना पड़ेगा 4.123 से ज्यादा वैल्यू, और वो वैल्यू है अपने पास 6.044, राइट। कैन यू सी what is the value of 6 K we have got 4. हाँ एक बार बोल दिया तो आ जाता है, सुनाई, थैंक यू। 4.123 अपने पास यहाँ पे वैल्यू अवेलेबल है, whereas our calculated value is greater than this 4.123, therefore we cannot select this 4.123 as our final K value. We have to go further and we have to select 6.044 as our final value of K। ठीक है, दूसरी चीज अपने को ये सिलेक्ट कर देखना है थोड़ा सा कि गियर और पिनियन का मटेरियल भी सेटिस्फाई होना चाहिए। आपको पता है हमने गियर और पिनियन का दोनों का मटेरियल स्टील लिया हुआ है। कास्ट आयरन स्टील में हम ढूंढ सकते क्या, नहीं। गियर ब्रॉन्ज स्टील में ढूंढ सकते क्या, नहीं। कास्ट आयरन और कास्ट आयरन में ढूंढ सकते क्या, नहीं। अपने को K की वैल्यू ये सिर्फ स्टील और स्टील में ही ढूंढना है। क्यों, क्योंकि हमने मटेरियल वैसा एज्यूम किया हुआ है। और अभी ये 6.044 के सामने में अपने को ये दो वैल्यूज मिलती है 600 एंड 600, और ये काय की वैल्यूज है, BHN की। काय की वैल्यूज है BHN की। इससे अपने को ये पता चलता है कि गियर और पिनियन का जो अपने को BHN देना है, दैट इज ब्रिनेल हार्डनेस नंबर, दैट हैज टू बी इक्वल टू 600। अब यहाँ पे अपन ने BHN क्यों लिखा, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये बोला हुआ है कि द गियर एंड पिनियन आर मेड ऑफ स्टील विथ प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट। अगर प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट ऐसा बोला गया है तो वो हीट ट्रीटमेंट के कारण
जो भी उसका BHN आया है वो अपने को वहां पे लिखना जरूरी है। थोड़ा सा ये चीज का अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। तो हमने ये स्टेप क्यों किया? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ BHN। तो BHN अपने को मिल गया 600, K की वैल्यू फाइनल अपने को मिल गई। नाउ सिंस वी हैव फाइनल वैल्यू ऑफ K, कैन वी फाइंड आउट फाइनल वैल्यू ऑफ FW? यस, डेफिनेटली। FW की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। FW was 3876 इंटू K, तो 3876 इंटू K की फाइनल वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू 4.23 है, लेकिन अपन ने सिलेक्ट कौन सी की? 6.044। 6.044 अपन ने कैलकुलेटेड फाइनल वैल्यू कंसिडर की, और FW की वैल्यू अपने को मिली 23426.54 न्यूटन, राइट? क्या मिली? 23426.54 न्यूटन। नाउ आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू, FD is the dynamic load that is coming onto the teeth of the gear, whereas FW is the limiting value of that load. FD is the dynamic load that is coming on the tooth of the gear, whereas FW is the limiting value of that load. Therefore अपने को पता है कि limiting value जो है, जिसको अपन strength बोलते हैं, that is FW should be greater than FD. Therefore step number 13 में अपने को ये design check 2 perform करना है, where the calculated value of FW should be greater than the calculated value of FD. If it is the case, then yes, we can carry forward with the calculations. Now, tell me, अगर ये FW कोई गलती से FD से छोटा आ जाता है तो हमको क्या करना पड़ेगा? We will have to further increase the value of K, right? अब आप बोलोगे कि सर K में 6.044 से ज्यादा वैल्यू तो है ही नहीं अपने पास अवेलेबल यहाँ पे, तो आपको न्यूमेरिकल में भी थोड़ा सा उस तरह से देंगे कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ K 3.219 वगैरह आ जाएगी। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू 3.219 से जैसे 3.3 आती है, तो आप K की वैल्यू सिलेक्ट करोगे इनिशियली 3.489। 3.489 से सपोज आपका FW का वैल्यू FD से कम आ रहा है, तो आप 4.123 पे जा पाओगे। 4.123 से भी अगर अपना FW का वैल्यू FD से कम आ रहा है, तो फाइनली आप 6.044 पे जा पाओगे, ठीक है। वो न्यूमेरिकल सेट करते वक्त जो न्यूमेरिकल सेट कर रहा है वो उस चीज का ख्याल रखेगा कि ये डिजाइन चेक फेल नहीं होना चाहिए until and unless you are doing everything correct. ये चेक फेल तब भी नहीं होगा जब आपने FD का वैल्यू फाइनल सही निकाला हो। और FD का वैल्यू फाइनल सही कब निकलेगा? जब FT का वैल्यू सही निकला हो। FT का वैल्यू सही कब निकलेगा? जब आपने PD बराबर लिया हुआ हो या फिर VP बराबर लिया हुआ हो, ठीक है। तो ये सारी स्टेप्स इंटरकनेक्टेड है। अगर एक स्टेप गलत होती है तो इसका कास्केडिंग इफेक्ट दिखता है अपने को। कास्केडिंग इफेक्ट का मीनिंग ये होता है कि आपने एक जगह गलती की, डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं जिसको। एक जगह आपने गलती की कि वो गलती पूरे थ्रू आउट द न्यूमेरिकल प्रोपोगेट होती है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अवॉइड। आपकी एक गलती आपको 20 मार्क से 2 मार्क पे ला सकती है, ये न्यूमेरिकल में आपको ध्यान रखना है। 20 मार्क मतलब आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए रफली 25 मिनट मिलते हैं। ध्यान रखना, मैं हमेशा टाइम टू टाइम चलता हूँ इस मामले में, तो आपको ये चीज का ख्याल रखना है कि आपको 20 मार्क के न्यूमेरिकल के लिए आपके पास 25 मिनट से आधा घंटा है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको उसको चेक भी करना। तो मेक श्योर कि 20 का न्यूमेरिकल अपन ने छुड़ा लिया, आगे पीछे से पूछ के मॉड्यूल तेरा 4 आया, करे हाँ 4 आया, सही है ओके हो गया, ऐसा नहीं करना। मेक श्योर you follow all the steps meticulously, make sure there are no calculation mistakes, because एक मिस्टेक आपकी पूरी तरह से आगे प्रोपोगेट होती है, और वहां पे अगर गलती दिख गई तो एग्जामिनर अगला न्यूमेरिकल चेक ही नहीं करता। वो बोलता है स्टेप नंबर 2 तक के सही है क्या, ठीक है, 2 स्टेप के 3 मार्क दे दिए और अगले में फॉर्मूले लिखे होंगे इसलिए 2 मार्क एडिशनल दे देगा। आपका 20 मार्क का न्यूमेरिकल जो आपको 20 मार्क मिल सकते थे वो सीधा 3 या 4 मार्क पे आ जाएगा, एंड दैट यू हैव टू अवॉइड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डोमिनो इफेक्ट यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है। स्टेप नंबर 14 इज अगेन वन मोर चेक दैट यू हैव टू डू on the gear, and this step number 14 is the end of part A of gear design, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे अपने को एंड्योरेंस स्ट्रेंथ निकालना है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ FEN। अब इसका फॉर्मूला भी देखते हैं अवेलेबल है क्या। तो again coming to table number 16-1, yes, we have the formula for endurance strength denoted by FEN in Newton. It is given by SEB B/M। क्या अपने पास B का वैल्यू अवेलेबल है, फेस विड्थ, हाँ। Y अपना लुईस फॉर्म फैक्टर है, YP अपने को पता है 0.33 आया हुआ है, मॉड्यूल अपना 4 है अपने को पता है। SEB कहाँ से मिलेगा, टेबल नंबर 16-9 में। SEB is called as endurance strength. So let us go to table number 16-9.
Let us go to table number 16-9. Okay. तो टेबल नंबर 16-9 इज फॉर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ऑफ गियर मटेरियल। इसमें पहला कॉलम है मटेरियल का, दूसरा कॉलम है बीएचएन का, उसके बाद में रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेंथ है जो एसईबी अपने को चाहिए। तो एसईबी अपने को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सबसे पहले मटेरियल कॉलम में देखते हैं। ग्रे कास्ट आयरन अपना मटेरियल है क्या गियर का? नहीं है। सेमी स्टील है क्या? नहीं है। फॉस्फोर बॉन्ड है क्या? नहीं है। तो अपने को कहां से ढूंढना पड़ेगा? स्टील से ढूंढना पड़ेगा। आवाज अटक रही है ऐसा हिमांशु बोल रहा है। Is anyone else facing the same problem? आवाज अटक रही है? Okay. Let me disconnect. एक मिनट।